सभी को सुप्रभात। आज हम पुनः दीर्घवृत्त में और कुछ आर्टिकल्स और की ओर ध्यान देंगे। इसमें आज पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स का दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। मैं ब्रिज सुंदर मंडोरा, सह आचार्य गणित विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति के बारे में हम इस तरह से बता सकते हैं कि यदि यह बिंदु कोई बिंदु x1 y1 है, यह दीर्घवृत्त के बाहर है या दीर्घवृत्त के ऊपर है या दीर्घवृत्त के अंदर है, तो हम जो इलिप्स का समीकरण है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इसमें x की जगह x1 पुट करेंगे, y की जगह y1 पुट करेंगे और वी गेट द वैल्यू ऑफ x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b²। यदि इस वैल्यू का मान, यदि ये वैल्यू जो है 1 से अधिक आती है, ग्रेटर देन 1, तो x1 y1 जो है दीर्घवृत्त के बाहर स्थित है। यदि ये वैल्यू 1 के बराबर है तो यह बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित है, और यह वैल्यू यदि 1 से कम है, ठीक है, तो यह दीर्घवृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, तो जैसा कि अंडरलाइन किया गया है कि x² कोई भी बिंदु x1 y1 दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² b के बाहर, ऊपर या अंदर है, तो x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b² -1 ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b² ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है। तो इस तरह की स्थिति में वो बाहर, ऊपर या अंदर स्थित होगा। इसके बाद हम दीर्घवृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दीर्घवृत्त पर स्पर्शरेखा खींचते हैं और उसका समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, टेंजेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द इलिप्स। तो माना कि कोई दिया बिंदु x1 y1 दीर्घवृत्त के बाहर है। ठीक है, हम जानते हैं कि चाहे m का कोई भी मान हो, y इक्वल टू mx प्लस रूट a² m² प्लस b² हमेशा स्पर्शरेखा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यदि ये स्पर्शरेखा चूंकि दीर्घवृत्त के बाहर से अपन दीर्घवृत्त पर स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, और यदि ये स्पर्शरेखा x1 y1 से गुजरती है, ठीक है, तो इसमें y को y1 और x को x1 से रिप्लेस कर लीजिए। तो y1 इक्वल टू mx1 रूट a² m² प्लस b²। ठीक है, तो mx1 को ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, वी गेट y1 माइनस mx1 इक्वल टू रूट a² m² प्लस b²। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट y1 माइनस mx1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² m² प्लस b²। इसको m² की क्वाड्रेटिक के द्विघात के जमा लीजिए, तो वी गेट m² a² माइनस x1² प्लस 2m x1 y1 प्लस b² माइनस y1² इक्वल टू 0। तो m में द्विघात समीकरण है, m के दो मान प्राप्त होंगे। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि m के दो मान प्राप्त होंगे। इस तरह इसका मतलब x1 y1 से गुजरने वाली जो y इक्वल टू mx प्लस रूट a² m² प्लस b² जो स्पर्शरेखा है, ठीक है ना, ये कुल कितनी स्पर्शरेखा मिलेगी, क्योंकि m के दो मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से दो स्पर्शरेखाएं जो है
किसी बाह्य बिंदु x1 y1 से दीर्घवृत्त पर खींची जा सकती है। ठीक है, तो प्रत्येक दिए हुए बिंदु से किसी दीर्घवृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची, ठीक है, दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। अब आपने दो स्पर्शरेखाएं दीर्घवृत्त पर खींची है, तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि आपको उन स्पर्शरेखाओं के जो दो स्पर्शरेखाएं यानी स्पर्शी युग्म, उन स्पर्शी युग्म का समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है x1 y1 से जो आप दो स्पर्शरेखाएं खींच रहे हैं, ठीक है, इसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है? स्पर्शी युग्म का समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, क्या मतलब इसका? S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, यानी S आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है, x² + a² + y² / b² - 1। S1 दीर्घवृत्त के समीकरण में जो x1 y1 से आप स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, उस बिंदु को दीर्घवृत्त के समीकरण में रखा है, x1² + a² + y1² / b² - 1। और t का मतलब है टेंजेंट, स्पर्शरेखा का समीकरण। तो वो क्या हो गया? x(x1) / a² + y(y1) / b² - 1 का होल स्क्वायर। तो जब भी किसी बाह्य बिंदु x1 y1 से दीर्घवृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींची जा रही है, तो उसकी उन स्पर्शरेखाओं का संयुक्त समीकरण जो क्या है? S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ देन डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त। नियामक वृत्त को पहले डिफाइन करते हैं, क्या होता है ये? का लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ locus of point of intersection of two perpendicular tangents of an ellipse is called its director circle। ठीक है, यानी दीर्घवृत्त की दो लंबवत स्पर्शरेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ को दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो जैसे x1 y1 से आपने दो स्पर्शरेखाएं खींची, ठीक है, तो x1 y1 पर जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, दोनों स्पर्शरेखाएं प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है? x1 y1 पर। तो x1 y1 पर जो कोण बनता है थीटा, यदि ये थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये स्पर्शरेखा क्या होगी? लंबवत स्पर्शरेखाएं होगी। इन लंबवत स्पर्शरेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो x1 y1 है। तो ऐसे सारे बिंदु को जिनसे लंबवत स्पर्शरेखा खींची जा सकती है दीर्घवृत्त पर, ऐसे सारे बिंदु का बिंदु पथ, यानी ऐसे सारे बिंदुओं को ज्वाइन करने पर जो वृत्त प्राप्त होता है वो वृत्त प्राप्त होगा, और उस वृत्त का नाम होगा नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, अब इस डायरेक्टर सर्कल की जो है समीकरण प्राप्त करते, इक्वेशन फाइंड आउट है ना, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। नियामक वृत्त का समीकरण प्राप्त करते हैं। ठीक है, नियामक वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो नियामक वृत्त हमने जैसा कहा कि दो लंबवत स्पर्शरेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना। तो जैसे कि स्पर्शी युग्म का समीकरण है S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर, S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर। अब चूंकि ये स्पर्शी युग्म का यानी संयुक्त समीकरण है, यदि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, इन रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण है, यदि लंबवत है, तो जैसा कि पहले भी कहा है, ठीक है ना, समघात समीकरण जो है ax² द्विघात में समघात समीकरण ax² + 2hx² + by² इक्वल टू 0 से प्राप्त दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। कब होता है? कि बीच में कोई भी कोण थीटा है, तो फॉर्मूला क्या बताया गया? tan θ = 2√h² - ab/a + b।
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 में समघात समीकरण। ठीक है, जहाँ ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और एच जो है एक्स वाई का कोफिशिएंट है। ठीक है, और फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और इक्वेशन क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो ए जो मैंने कहा, अब यदि थीटा 90 होता है तो उस केस में क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक का सम 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिया, इस इक्वेशन में चूँकि ये लंबवत स्पर्शिका है तो एक्स स्क्वायर गुणांक प्लस वाई स्क्वायर गुणांक 0 के बराबर लिया गया है। तो ये जो अपनी स्पर्श एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर जो समीकरण है, यहाँ से एक्स स्क्वायर गुणांक निकाला, वाई स्क्वायर गुणांक निकाला, और इसको 0 के उनका जम सम करके 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, ओके। तो इससे अपने पास 0 के बराबर करने से हमारे पास समीकरण आती है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हमको x1 y1 का बिंदु पद निकालना है, तो x1 को x से रिप्लेस कीजिए, y1 को y से रिप्लेस कीजिए। ठीक है, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे नियामक वृत्त का समीकरण प्राप्त होता है। फिर है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, स्पर्शियों की संपर्क जीवा। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे आपने ये पी पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट रोक रहे पी क्यू और पी आर, जो क्यू इस पर दीर्घवृत्त को क्यू और आर पर मिल रहे हैं। ठीक है, इन क्यू आर को ज्वाइन कीजिए, तो ये क्यू आर जो है वो आपकी क्या है, स्पर्श जीवा। तो स्पर्श जीवा का समीकरण भी वही होता है जो स्पर्श रेखा का होता है, टेंजेंट टी इक्वल टू 0। तो x1 y1 से जो आपने बाहर बिंदु ऐसे दो स्पर्श रेखाएं खींची और उनके जो स्पर्श बिंदु है उनको ज्वाइन किया, तो स्पर्श जीवा का समीकरण प्राप्त हुआ। और स्पर्श जीवा का समीकरण भी आपके क्या होता है, x(x1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। Now then, important property to prove that in general, four normals can be drawn from any point P alpha beta to ellipse। सामान्यतः सिद्ध करना है कि किसी बिंदु P अल्फा बीटा से दीर्घवृत्त पर सामान्यतः 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिंदु P जो है अल्फा बीटा है, उससे हम सामान्यतः क्या करते हैं, जैसे यहाँ बता रखा है कि P बिंदु अल्फा बीटा है, ये इससे सामान्यतः Q1 Q2 Q3 Q4 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, यानी Q1 Q2 Q3 और Q4 पर यदि स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ये जो PQ1 है, उन PQ1 जो है स्पर्श रेखा पर लंब होगा, PQ2 Q2 पर जो खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होगा, PQ3 Q3 पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होगा, और PQ4 Q4 पर खींची गई स्पर्श रेखा का पर लंब होगा। इसका मतलब PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 ये क्या हो गए, चारों अभिलंब हो गए। तो किसी भी बिंदु P से हम जनरली जो है सामान्यतः 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ओके। अब मान लीजिए कि आपके दीर्घवृत्त पर मान लीजिए कि
कोई भी पी अल्फा बीटा कोई दिया हुआ बिंदु है जिसे अपन प्रूव करेंगे कि 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, इससे गुजरने वाले 4 अभिलंब है, ठीक है। और हमने क्या किया, एक बिंदु को भी दीर्घवृत्त पर लिया जिसका उत्कीर्ण त्रिकोण फाई है, तो और वो जो है पी बिंदु से जहाँ पर अभिलंब खींचा वो जो कहाँ से गुजरता है, पी से। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? हमने दीर्घवृत्त पर एक बिंदु, कोई भी बिंदु लिया, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स जिसका जो उत्कीर्ण त्रिकोण फाई है, ठीक है। तो उस पर अभिलंब का समीकरण हमने क्या, जैसा कि पहले फॉर्मूला बता रखा, ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोजेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोजेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ मानते हैं ये जो अभिलंब, जैसे सपोज ये Q1 पॉइंट है, ये जिसका उत्कीर्ण कोण फाई है, और इस पर अभिलंब का समीकरण ये, हम मानते हैं कि ये जो अभिलंब है ये पी से गुजरता है, ठीक है। तो ऐसे कितने अभिलंब है, तो ये अल्फा बीटा से गुजरता है, तो ए इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा, ठीक है। एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा, तो रिप्लेस कर दिए, वी गेट ए अल्फा सेक फाई माइनस बी वाई कोजेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम ये प्राप्त करने ऐसे कितने एंगल हम प्राप्त कर सकते हैं, फाई में इक्वेशन निकालेंगे। तो ऐसे कितने पॉइंट है दीर्घवृत्त पर जिन पर जो अभिलंब खींचे हैं वो पी बिंदु से पास होते हैं, यानी फाई की कितने मान प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पे क्या किया, सेक फाई को लिखा 1 अपॉन कोस फाई, साइन फाई को सॉरी सेक फाई को लिखा 1 अपॉन कोस फाई, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं, कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेक फाई को लिखा 1 अपॉन कोस फाई और कोजेक फाई को लिखा 1 अपॉन साइन फाई, ठीक है। सेक फाई को 1 अपॉन कोस फाई और कोस फाई को लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, और साइन फाई को लिख दिया 2 टेन फाइव बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, और टेन फाइव बाई टू को टी मान लिया, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन फाइव बाई टू सॉरी टेन फाइव बाई टू टी मान लिया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो टेन फाइव बाई टू को टी माना, ठीक है। समझेंगे, कोस फाइव तो हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, और टेन फाइव बाई टी मान लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन फाइव तो अपने पास आ गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टेन कोस फाइव आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। नाउ देन ये वैल्यू रख दी, उससे मैंने ए अल्फा, ठीक है, कोजेक फाइव की जगह सेक फाइव की जगह 1 अपॉन कोस फाइव, तो जो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर था वो रेसिप्रोकल हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस बी बीटा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें एलसीएम लेके और इसको सोल्व कर लिया, तो देन वी गेट द इक्वेशन, सोल्व किया तो वी गेट द इक्वेशन बी बीटा टी फोर प्लस 2a अल्फा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी क्यूब प्लस 2a अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी, एलसीएम लेके सोल्व करना है, ठीक है, ओके। माइनस बी बीटा इक्वल टू 0, तो ये टी में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, चतुर्थ चार घात की इक्वेशन है, यानी टी के 4 मान प्राप्त होंगे। तो टी के 4 मान प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ, टेन फाइव बाई टू के 4 मान प्राप्त होंगे, यानी कुल मिलाकर फाइव के 4 मान प्राप्त होंगे, ठीक है।
तो ये चतुर्कार्य टी का इक्वेशन है T1 T2 T3 T4, tan phi 1 tan phi 2 tan phi 3 tan phi 4। ठीक है, जो भी होंगे वास्तविक काल्पनिक मान वो 4 प्राप्त होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं तो इस प्रकार टी के 4 मानों के लिए द्विभुज पर 4 बिंदु प्राप्त होंगे जिन पर खींचे गए विलंब जो है बिंदु अल्फा बीटा से गुजरेंगे। वो चाहे चारों वास्तविक हो सकते हैं, या 2 वास्तविक 2 काल्पनिक हो सकते हैं, 3 वास्तविक 1 काल्पनिक हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 4 विलंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, अब ना हो प्रॉपर्टी ऑफ एसेंडिंग एंगल्स ऑफ द नॉर्मल पॉइंट्स। अब ये जो आपने 4 उत्केंद्र कोण प्राप्त किए हैं, ठीक है, इसके संदर्भ में इनकी प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। सविलंब इनको कहते हैं, सविलंब एक ही बिंदु से जो गुजर रहे हैं 4 विलंब, तो यानी सविलंब बिंदु के उत्केंद्र कोणों का गुणधर्म, उत्केंद्र कोणों में क्या संबंध होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको T4 में इक्वेशन प्राप्त हुई, T की 4 घात की समीकरण प्राप्त हुई, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मूलों के सिद्धांत समीकरण, जैसा कि मैडम ने बताया होगा आपको, ठीक है, कि मूल जो है समीकरण के मूलों में और उनके गुणांकों में जो संबंध होते हैं, ठीक है, उसके आधार पे यहाँ पे क्या वैल्यू प्राप्त हुई है। जैसे मान लिया 4 मूल T1 T2 T3 T4 है, ठीक है, तो माइनस है ना, तो एक एक के मूलों का सम, ठीक है, टी क्यूब के गुणांक माइनस टी क्यूब का गुणांक अपॉन T4 का गुणांक। इसी तरह 2 के मूलों का सम यानी सिग्मा T1 T2 टी स्क्वायर यहाँ नहीं है, ठीक है, इसलिए 0 हो गया। और फिर 3 मूलों का गुणांक, 3 मूलों के गुणनफल का सम सिग्मा T1 T2 T3 T4, तो टी का कोफिशिएंट माइनस टी का कोफिशिएंट अपॉन T4 का कोफिशिएंट, और लास्ट में T1 T2 T3 चारों मूलों का गुणनफल क्या हो गया, माइनस बी बीटा अपॉन बी बीटा यानी -1। ठीक है, ये हमारे पास मूलों एवं गुणांकों में संबंध के आधार पर प्राप्त किया। फिर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री से, 10 phi 1 + phi 2 + phi 3 + phi 4 जो होता है, ये समेसन T1 माइनस समेसन T1 T2 T3, ये इस तरह का समीकरण। तो इसमें आपने जो वैल्यू प्राप्त की वो पुट कर ली, तो डिनोमीटर जो है ऊपर कोई वैल्यू प्राप्त रखने की जरूरत नहीं, नीचे डिनोमीटर जो है आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 12 phi 1 + phi 2 + phi 3 क्या गया, 5/2, या जनरल वैल्यू क्या होगा n पाई प्लस 5/2। तो phi 1 + phi 2 + phi 3 + phi 4 हो गया 2n + पाई। ठीक है, यानी पाई का विषम phi 1 + phi 2 + phi 3 जो है 2n + 1 पाई, यानी पाई का विषम गुणज। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास क्या हो गई, प्रॉपर्टी ये हो गई कि उत्केंद्र कोणों का सम जो है पाई का विषम गुणज होता है। ठीक है, उत्केंद्र कोणों का सम जो है पाई का विषम गुणज होता है। ठीक है, ओके, और भी प्रॉपर्टीज है सहविलंब की, वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी को बहुत बहुत।